चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू कैफ 5, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2। आप लोग ने क्लासेस यहाँ से ली थी या कहीं और से पढ़ा था? एनीवे, हमारे साथ कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, कुछ फिजिकल स्टूडेंट्स हैं। थोड़ा हमें रीजन मालूम है कि क्यों पेपर रुका है, या हमें ये अंदाजा ही नहीं हो रहा कि यार पेपर तो हमारा बहुत अच्छा हुआ था, अपेयर भी मतलब तैयारी भी अच्छी की थी, पेपर में अपेयर भी अच्छा हुए थे, परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, लेकिन पता ही नहीं कि क्यों रुक गया है। पेपर के अंदर जैसा टेक्निकल नहीं जा रहा, कुछ पोर्शन जो नेविगेट कनेक्ट हो गया और तो कैपिटल शेयर का ये तो भी छोड़ गया एंड और एक तो कंसोलिडेशन वाला उसके पॉइंट नंबर 1 ही था उसको सर वो एसएस हो गई इफेक्ट नहीं था, मैं वापस उनको दो लोग पूरा कंसोलिडेशन छोड़ दिया। कंसोलिडेशन पूरा सवाल ही छोड़ दिया। कितने मार्क्स आए? मार्क्स अच्छे हैं वैसे, 60 का अटेम्प्ट करके। अच्छा देखो, बेसिकली हर दफ़ा जब कैफ का या सीए फाइनल का रिजल्ट आ रहा होता है और पेपर के बाद स्टूडेंट से डिस्कशन होती है, तो बेसिकली जो जिन स्टूडेंट का पेपर नहीं निकला होता है, तो मेरे पास 3 डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। एक स्टूडेंट तो ऐसा आता है कि सर हमारे लेक्चर्स वगैरह बहुत जमा हो गए थे, लेक्चर्स वगैरह टाइम नहीं लिए, यानी कि कोर्स हमने प्रॉपर्ली कवर नहीं किया, तो इस वजह से कवरेज नहीं थी, इस वजह से पेपर फ्लंक हो गया। जैसे कि इन्होंने कोई एक पर्सनल रीजन बताया कि फैमिली मेंबर की हेल्थ खराब हो गई थी या कोई फैमिली में अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाती है, तो हमारी तैयारी अच्छी नहीं होती, हमारा पेपर रुक जाता है। एक तरह का स्टूडेंट आता है, वो कहता है कि सर मैंने क्लासेस सारी प्रॉपर्ली ली, तैयारी भी सारी प्रॉपर्ली अच्छी से की, लेकिन पेपर के 3 घंटे में पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं बहुत पैनिक कर गया, मैं सवालों को पिक नहीं कर सका, या पिक कर सका तो पेपर 60-70 मार्क का अटेम्प्ट किया, एक रीजनेबल पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सके, यानी कि इन शॉर्ट पेपर के 3 घंटों में मैं परफॉर्म नहीं कर सका, इस वजह से मेरा पेपर रुक गया। और एक जो कि सबसे डेडली सिनेरियो, जिसमें स्टूडेंट आके ये कहता है कि सर मैंने सारी क्लासेस भी प्रॉपर्ली ली हैं, कवरेज भी बड़े अच्छे से की है, पेपर के 3 घंटे परफॉर्म भी बड़ा अच्छा किया था, और मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा पेपर रुक जाएगा, पेपर मेरा निकल जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा पेपर रुक गया है। तो अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। तो इन तीनों तरह के स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद होंगे, ऑनलाइन भी मौजूद होंगे। इन तीनों स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट अप्रोच है ऑब्वियसली, क्योंकि इन तीनों का मसला ही अलग है। पहले तो वो लोग जिन्होंने कवरेज ही प्रॉपर्ली नहीं की थी, या लेक्चर्स पाइलअप किए हुए थे और एंड में 2x और 3x की स्पीड के ऊपर वो लेक्चर देख रहे थे या सेलेक्टिव स्टडीज वगैरह कर रहे थे, तो उनके लिए तो सिंपल सी अप्रोच है कि भाई अब आपने इसको सीरियसली पढ़ना है, क्योंकि अब आप लोग ग्रुप बी लेवल पे हो, आपकी कैफ क्वालिफिकेशन में आई गेस 3 से 4 पेपर रहते होंगे, और जितनी अटेम्प्ट आप जाया कर रहे हो, जितनी अटेम्प्ट आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आप 6-6 महीने का लैप्स मतलब 6-6 महीने का पीरियड जाया कर रहे हो। और ये तो एक चीज है कि आपके 6-6 महीने पीरियड जाया हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात या कंसर्न वाली बात यहाँ पे है, ये है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कैफ क्वालिफाई हो रहा है ना, तो बड़ा मुश्किल चांस नजर आ रहा है फॉर्म में इंडक्शन के लिए। लाइक पहले ऑन एन एवरेज 1000 से 1200 के करीब स्टूडेंट्स कैफ क्लियर कर रहे होते थे, तो तकरीबन 800-900 की फॉर्म्स में इंडक्शन हो जाती थी। 800-900 की बिग फोर में इंडक्शन नहीं होती थी, 800-900 की फॉर्म्स में इंडक्शन हो जाती थी। तो हर बैच में 300-400 स्टूडेंट्स ऐसे रह जाते थे जिनका कैफ क्वालिफाई होने के बाद भी किसी जगह पे आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं हो रही होती, तो उनके 6 महीने जाया हो रहे थे। इस दफा कोई 1500 बच्चों का कैफ पास हुआ है, तो आई डोंट नो कि आईकेएफ इसको किस तरह से मैनेज करेगा कि 1500 बच्चों की इंडक्शन कैसे पॉसिबल है। मैं इंडस्ट्री को मिला जुला के बहुत पॉजिटिव साइड पे भी अगर इंडक्शन को देख रहा हूं, तो मुझे 800-1000 से ज्यादा की इंडक्शन नजर नहीं आ रही, यानी कि कोई 400, 500, 600 बच्चे ऐसे रह जाएंगे जो कि शायद इस बैच में किसी जगह पे अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट ना कर सके, तो वो अगली दफा अप्लाई कर रहे होंगे। और मोस्ट लाइकली है कि अगर अभी 1500 पास हुए हैं, अच्छा फिर कुछ बैकलॉग के वाले स्टूडेंट्स भी होंगे, और जब वो 1500 पास हुए तो इसका मतलब है कि अब अगली अटेम्प्ट में भी 1500 के करीब ही होंगे, एंड सो ऑन, ये साइकिल चलता रहेगा। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जितनी ज्यादा आपकी इस कैफ क्वालिफाइड का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ता जा रहा है, उतना ज्यादा फॉर्म में इंडक्शन आपकी डिले होती जा रही है। आप लोगों ने अपने सीनियर से सुना होगा कि भाई हमने तो जब कैफ किया तो बिग 4 वाले हमारे घर पर आ गए कि काइंडली हमारी फॉर्म में आके आर्टिकल्स कर लें, थोड़ी सी आर्टिकल्स हमारी फॉर्म में कर लें। ये एक टाइम हुआ करता था सीए में। जिस टाइम पे मैंने कैफ क्वालिफाई किया था, तो मेरा बिग 4 में से बिग 3 फॉर्म्स में हो गया था, और मैंने चूज किया था कि यार मुझे इन 3 फॉर्म में से किस फॉर्म में जाना है। फिर एक टाइम ऐसा आया कि यार एक स्टूडेंट का एक फॉर्म में भी हो जाता तो वह चला जाता था अप्रोच टारगेट, मतलब ऑब्जेक्टिव ही होता है कि किसी तरह बिग 4 में। लेकिन अब वो टाइम नहीं है कि भाई हम इस ऑब्जेक्टिव के साथ बैठे हो कि यार बिग 4 में ही जाएंगे या अपनी मर्जी की फॉर्म सेलेक्ट करेंगे।
अगर आप रिसेंट अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई हुए हो तो यानी कि आपकी रिसेंट एफटीएस भी है, तो मैं सारे कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करता हूं कि भाई कम से कम 20-25 जगह आपने अप्लाई करना है। बिग 10 बिग 20 में तो अप्लाई करना ही है, जो टॉप की 5-10 इंडस्ट्रीज है उनमें भी अप्लाई करना है। तो मैक्सिमम जगह अप्लाई करो, 20-25 जगह अप्लाई करो, इंटरव्यूज दो, जितने ज्यादा इंटरव्यूज लगोगे उतना तुम्हारा हाथ साफ होगा। और अगर तुम्हारा फिर उसके बाद अगर 1-2 जगह 3 जगह हो जाता है तो तुम चूज कर सको कि यार इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है। अगर सिर्फ एक ही जगह हो रहा है तो इस आश्रय में बैठे ही नहीं रहेंगे कि यार बिग 4 में होगा, मैं यहाँ नहीं जा रहा। अगर आपका बिग 10 बिग 15 में भी हो जाता है तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आपको वो ज्वाइन कर लेना चाहिए। आगे जाके अगर आपका बिग 4 में हो जाता है तो आप अपने 6 महीने की आर्टिकलशिप को वेस्ट करके अपनी आर्टिकल रिन्यू करवा सकते हो। लेकिन आप किसी फर्म को इस बेसिस पे रिजेक्ट मत कर दीजिएगा कि यार ये तो बिग 10 में आ रही है, बिग 15 में आ रही है और मुझे तो बिग 4 में जाना है। अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप लोग अपनी मर्जी अपनी ख्वाहिश के हिसाब से फर्म में जा सको। जहां मौका मिला आप लोगों ने अपनी आर्टिकलशिप को स्टार्ट कर लेना है। तो पहला ये वाली बात तो उन लोगों के लिए जिन्होंने कैफ क्वालिफाई कर लिया। आप लोगों के लिए वाली बात इसलिए रेलेवेंट या इंपॉर्टेंट है कि जितना जितना अरसा अब हम 1 या 2 या 3 पेपर्स की वजह से ग्रुप बी के पेपर्स नहीं क्लियर पा रहे हैं, उतना हम 6-6 महीने डिले करते जा रहे हैं, उतना हमारी एफटीएस भी पीछे आती जा रही है और इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैफ क्वालिफाइड बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने इसको सीरियसली देखना है। और ये बड़ा लिमिटेड सा टाइम है आपकी उम्र का। आप 28-30 साल तक जो पढ़ाई कर सकते हो वो 30 साल के बाद नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग जितनी अच्छी स्टडीज कर सकते हो उतना अच्छा मैं भी आज नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मेरी 10 मसरूफियात है। अब मेरा वो फोकस नहीं है जो कि स्टूडेंट लेवल पे होता है। तो अगर आपने इसको एक रीजनेबल टाइम पीरियड में कर लिया, 26-27-28 साल की उम्र में आपका सीए क्वालिफाइड हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज फिर ये जर्नी अननेसेसरीली बड़ी लेंदी हो जाती है। बात करें सर, हमने जैसे कहा कि 3 तरह के स्टूडेंट आते हैं। एक वो जिसने तैयारी नहीं की, एक वो तैयारी की पेपर में पैनिक कर गया, और एक वो जिसने तैयारी भी की पेपर में पैनिक भी नहीं हुआ लेकिन फिर भी फेल हो गया। जो तैयारी नहीं कर रहा, लेक्चर्स पाइलअप कर रहा है, सेलेक्टिव स्टडीज कर रहा है, उसने तो अब तैयारी प्रॉपर्ली करनी है सीरियस नोट पे। ये वाला बैच थोड़ा सुकून वाला बैच होता है क्योंकि इसमें कोई रमजान नहीं है, कोई मुहर्रम नहीं है, कोई ईद नहीं है, तो आपके पास ज्यादा टाइम है। आप 3-4 पेपर की तरफ ऑप्ट करना चाहिए। अगर क्वालिफाइंग अटेम्प्ट में 4 पेपर्स ही रहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आपको 4 ही देने चाहिए। फिर ये भी थोड़ा मैनेज कर लेना कि इस दफा आप लोगों को 2 हैंड ऑन कोर्सेज भी कवर करने होंगे, तो उनके कोई 160-170 घंटे अलग है और आपने 2-3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट मैनेज करने। दूसरा वो जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेक्चर्स प्रॉपर्ली ले रहा है या क्लासेस में चीजें कवर कर रहा है या सेल्फ स्टडी से कवर कर रहा है, लेकिन पेपर के 3 घंटे में पैनिक कर जाता है, तो उसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह अच्छे हैं, प्रेजेंटेशन भी आई गेस अच्छी होगी, लेकिन पेपर के 3 घंटों की हैंडलिंग और मैनेजमेंट को सीखना है। इसकी एक सिंपल सी अप्रोच ये है कि कम से कम आपने 5 से 6 अटेम्प्ट के पेपर सिनेरियो में रहते हुए सॉल्व करना है। जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए, एक रीजनेबल तैयारी हो जाए, तो आप अपने आप को लाइब्रेरी में या अपने रूम में या किसी भी एक जगह पे 3 घंटे के लिए 3.25 घंटे के लिए आइसोलेट कर लें, मोबाइल फोन वगैरह आपके पास ना हो, और एक एक पेपर आप सॉल्व करें बिल्कुल इसी तरह, ये समझते हुए कि आप आईके एग्जाम में बैठे हुए। मैं मानता हूं कि जो 100% प्रेशर एग्जाम में क्रिएट होता है वो कभी भी इंस्टीट्यूट के मॉक एग्जाम में या लाइब्रेरी में बैठकर पेपर देने से नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट आप ट्राई तो कर सकते हो ना। आप अपने आप को 3 घंटे के लिए आइसोलेट करें लाइब्रेरी में, घर पे या कहीं पे भी, और एक पेपर को इस तरह से सॉल्व करें जिस तरह से आप एग्जाम में सॉल्व करते हो। और पेपर सॉल्व करने के बाद वो पेपर खुद चेक ना करें, किसी इंडिपेंडेंट पर्सन को अपनी गैर मौजूदगी में चेक करवाएं। वो इंडिपेंडेंट पर्सन आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपको कोई कुलीग हो सकता है, आपको सीनियर हो सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा नेसेसरी है। देखो, अगर थ्योरी का सवाल है, फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्सेप्ट है, अब मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ आता है, मैं उस कॉन्सेप्ट को लिखता हूं, और मैं जब उस कॉन्सेप्ट को लिखने के बाद खुद पढ़ता हूं तो मुझे तो समझ आता ही है क्योंकि मैंने तो लिखा है। लेकिन वही कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो क्या आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़कर वही समझ पा रहे हो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? ये जरूरी नहीं है। आपके एग्जामिनर के सामने आप नहीं बैठे हो, एग्जामिनर को नहीं पता कि आपने कितनी सीरियसनेस के साथ क्लासेस ली है, एग्जामिनर को नहीं पता कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की है। एग्जामिनर आपको आपके पेपर से जज कर रहा है और आपने पेपर में जो कंटेंट लिखा है उससे जज कर रहा है। अगर मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, मेरी नॉलेज बहुत अच्छी है, मेरा डेटा बहुत अच्छा है, मैंने कवरेज अच्छी की है, लेकिन पेपर में मैं एग्जामिनर को अपनी सारी बातें, अपनी नॉलेज कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे एक बड़ा लूपहोल क्रिएट हो रहा होगा। मैंने पर्सनली बहुत दफा पेपर चेक करते वक्त ये देखा है कि स्टूडेंट ने कंपटीशन के सवाल में एक नंबर लिख दिया, अब वो नंबर उसने कैलकुलेटर में 2-4 नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिख दिया, लेकिन उसने बताया नहीं कि नंबर आया कैसे है। तो अगर अपने वर्किंग शो नहीं की, वो आप मार्क्स लूज कर सकते हो। या हम वर्किंग करते वक्त एक दफा मेन वर्किंग करते हैं, फिर बहुत सारी सब वर्किंग कर रहे होते हैं, तो मेन वर्किंग में जो नंबर्स है वो सब वर्किंग से उठकर आ रहे हैं। अगर आपने सब वर्किंग्स के नंबर्स को रेफर नहीं किया तो एग्जामिनर थोड़ी बैठ के ढूंढेगा कि आपने नंबर कहाँ कैलकुलेट करके दिया है, वो मार्क्स आपने लूज कर दिए। तो इसलिए पेपर की कम्युनिकेशन, पेपर की प्रेजेंटेशन उतनी ही जरूरी है जितना पेपर के बैक पे कॉन्सेप्ट्स और कवरेज को करना जरूरी है। और तीसरा,
ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा था जिन जो पेपर में पैनिक कर जाते, तैयारी अच्छी करने के बावजूद, कि कम से कम आप लोग 5-6 अटेम्प्ट के पेपर सिनेरियो में रहते हुए अपने आप खुद को दें, ताकि आपकी वो एक्सरसाइज हो, ताकि आपकी वो उस लेवल की ड्राइवलिंग हो कि एग्जाम के 3 घंटों में आप एक्चुअली जब बैठे तो फिर पैनिक ना कर रहे हो। और तीसरा जो सबसे डेडली सिनेरियो है कि सर मेरी तैयारी भी बहुत अच्छी थी, मेरा पेपर भी बहुत अच्छा था जैसे कि इन्होंने डिस्कस किया, लेकिन उसके बावजूद मेरा पेपर रुक गया और अब मुझे समझ नहीं आ रहा। अगेन आपके लिए भी सोल्यूशन यही है कि रिसेंट अटेम्प्ट का पेपर ही या रिसेंट 2-3 अटेम्प्ट के पेपर 3 घंटे में सॉल्व करो। कोशिश ये करो कि वैसा ही सॉल्व करने की कोशिश करो जैसे एग्जाम में किया था। मुझे आइडिया है कि सवा महीना गुजर चुका है तो शायद हमें इतनी सारी बातें अब याद ना हो, लेकिन एटलीस्ट 60-70% आप वो कर सकते हो जो आपने पेपर में किया था। और वो पेपर आप किसी इंडिपेंडेंट पर्सन को चेक करवाओ। वो इंडिपेंडेंट पर्सन आपका दोस्त हो सकता है, आपका सीनियर हो सकता है, आपका कुलीग हो सकता है, और इंडिपेंडेंट पर्सन को अपनी गैर मौजूदगी में चेक करवाओ, क्योंकि तुम अपने सामने चेक करवाओगे तो बताओगे यार ये मैंने यहाँ लिखा है, ये मैंने यहाँ लिखा है, ये चीज यहाँ से आ रही है, मेरा ये कहने का मतलब तो नहीं। आप इंडिपेंडेंटली आइसोलेशन में उसको चेक करवाए ताकि आपके पास एक फीडबैक आ रहा हो कि यार मैंने आखिर में पेपर में गलती क्या की है। दो ही बातें होंगी, या तो आपके कॉन्सेप्ट्स वीक होंगे या आपकी कम्युनिकेशन वीक होगी। कॉन्सेप्ट्स वीक है तो फिर हमें कॉन्सेप्ट पे काम करना है, कम्युनिकेशन वीक है तो फिर हमें प्रेजेंटेशन पे काम करना है। तो जब तक हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम दीवार पे सर ही मार रहे होंगे, हमारी उस मेहनत का कोई फायदा नहीं निकल रहा होगा। ये जो FEI2 का पेपर आया, ये मैंने पूरा पेपर एक दफा खुद भी सॉल्व किया था। जब पेपर आया था उसी वक्त मैंने सॉल्व कर लिया था। इस पेपर में कोई एक सिंगल सवाल भी ऐसा नहीं था जो कि आपको कवर ना करवाया गया हो। मैं IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस से अपनी बात नहीं कर रहा, जितने भी बाकी टीचर्स हैं, चाहे वो KNS की टीचर हो, चाहे वो ARTT की टीचर हो, चाहे वो राइस पैक की टीचर हो, इस पेपर में कोई ऐसा पार्ट नहीं था जो रीजनेबली एक टीचर ने कवर ना करवाया हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने कहीं से भी पढ़ा हो। आपने KNS से पढ़ा हो, आपने ARTT से पढ़ा हो, आपने लाहौर इस्लामाबाद के किसी कॉलेज से पढ़ा हो, आपका इतना पेपर तो फॉर श्योर आपको आता होगा कि आप इसमें 80-85 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर सकते थे। और 80-85 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करके फेयर चांसेस है कि आप पेपर को इजीली मैनेज कर सकते हो, पेपर को इजीली क्लियर कर सकते हो। हाँ, एक दफा मैं कमेंट में देख रहा था कि ICAP ने ये एनालिसिस दिया था कि वो स्टूडेंट जिसने कोई सवाल नहीं छोड़ा उसके पासिंग परसेंटेज कितनी थी, वो स्टूडेंट जिसने एक सवाल छोड़ा उसकी पासिंग परसेंटेज कितनी थी, वो स्टूडेंट जिसने 2 सवाल छोड़े उसकी पासिंग परसेंटेज कितनी थी। तो इसमें बड़ी सिग्निफिकेंट वेरिएशन थी। लाइक जिन्होंने एक सवाल भी नहीं छोड़ा था, यानी कि 100% पेपर अटेम्प्ट किया था, उनकी पासिंग कोई 60-70 परसेंटेज थी। जिन्होंने एक सवाल छोड़ा था वो कोई 30-35% बच्चे पास हुए थे। जिन्होंने 2 सवाल छोड़े थे वो कोई 12-15% बच्चे पास हुए थे। तो आपको एक रीजनेबल अटेम्प्टेबिलिटी पेपर में दिखानी है। मैं समझता हूं कि न्यूमेरिकल का पेपर है ना, तो कम से कम 100 मार्क्स में से आपने 75 से 85 मार्क कम से कम अटेम्प्ट करने हैं। थ्योरी का पेपर है तो कम से कम 85 से 90 मार्क का पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए, तो जाके आपके फेयर चांसेस निकलते हैं कि आपके 50 मार्क्स क्रॉस हो रहे होंगे। अब हमारे सामने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है। अच्छा, पेपर को भी ना, एक तो पेपर के 3 घंटे पेपर को अटेम्प्ट करने के, उसके अलावा 15 मिनट पेपर को रीडिंग टाइम के। ये रीडिंग टाइम जो एग्जामिनर ने दिया है, ये बहुत सारी प्रोफेशनल बॉडीज में रीडिंग टाइम दिया जाता है। ये स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए नहीं होता, उसकी स्ट्रेस टेस्टिंग करने के लिए होता है। आप लोगों में से अगर कोई इंटर का स्टूडेंट है तो इंटर में हमें याद होगा कि हम एक उर्दू का पेपर दिया करते थे जो कि इंटर का सबसे लेंथी पेपर समझा जाता था। और उसमें हमारी अप्रोच क्या होती थी कि जैसे ही हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर आए, पहले वो किसी चैप्टर का मजमून होता था उसकी तशरीह करनी होती थी, फिर 2-3 अशार होती थी उसकी तशरीह करनी होती थी, फिर एंड में एक मुसन्निफ के बारे में लिखना होता था, एंड में एक शायर के बारे में लिखना होता था। तो हम एक सवाल पढ़ते थे सॉल्व करते थे, दूसरा सवाल पढ़ते थे सॉल्व करते थे, पूरा पेपर नहीं देखते थे क्योंकि हमें मालूम था कि टाइम बहुत कम है, बस भरते रहो कॉपियां। मैंने भी जिस टाइम में ये कैफ के या CA के पेपर्स वगैरह दिए, हमारे टाइम पे मुझे नहीं याद पड़ता कि रीडिंग टाइम हुआ करता था। तो मेरे पास पेपर आता था, मैं क्विकली स्किम करके सवालों को सॉल्व करने लग जाता था जो मुझे आते थे। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक 15 मिनट का रीडिंग टाइम है जिसमें हम पूरा पेपर पढ़ लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रीडिंग टाइम में 15 मिनट में पूरा पेपर नहीं पढ़ना, आपने पूरा पेपर पढ़ना है, लेकिन अपने आप को मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग रखना है। होता क्या है कि जैसे ये FEI2 का पेपर हमारे सामने है, इसमें कोई 9 सवाल है। अगर इसमें से 9 में से तुम्हें 7 सवाल आते हैं तो तुम्हें इस पेपर में कंफर्म पास होना चाहिए था। अगर तुम्हें 9 में से 6 सवाल भी आते हैं तो फिर भी मैं समझता हूं कि मोर देन 50% चांस है कि आप इसमें पास हो सकते हो। इवन अगर 4 सवाल 5 सवाल भी आते हैं तो भी आप 4-5 सवालों को अच्छा अटेम्प्ट करके बाकी सवाल से कुछ परसेंट मार्क्स उठाकर पेपर को पास कर सकते हो। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह CA का कोई भी पेपर कभी फ्लंक नहीं हुआ, मैंने पूरा CA फर्स्ट गो में क्लियर किया है। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैंने CA के जब 20 पर्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए
तो हर पर्चे पूरे पूरे आते थे, या हर पेपर मुझे 80% आता था। मुझे भी याद पड़ता है कि मैंने 2-3 ऐसे भी एग्जाम पास किए हैं जिसमें क्वेश्चन पेपर को देखकर मुझे 40% सवाल आते थे, बाकी 60% सवाल नहीं आते थे, लेकिन वो पेपर भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए। क्यों? क्योंकि पेपर के 3 घंटों में मैंने अपने आप को मेंटली और इमोशनली कंपोज रखा। होता क्या है कि अगर ये 9 सवाल का पेपर आया मेरे पास, मुझे इस 9 में से लेट से 6 सवाल आते, 3 सवाल नहीं आते। अब जब आप पूरा पेपर रीड कर लेते हो और आपको पता चल जाता है ना कि यार 3 सवाल मुझे नहीं आते, आपका सारा ध्यान वहां लग जाता है। आपको ये फिक्र लगी रहती है कि यार ये 3 सवाल, ये 3 सवाल, ये 3 सवाल, और इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है कि बाकी 6 सवाल में भी आप वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, नहीं दे पाते जो आपको देनी चाहिए थी। एक हम सबने मूवी देखी होगी, वो आमिर खान की ऑल इज वेल, या पता नहीं क्या नाम था उसका, 3 इडियट्स। उसमें वो बार बार एक डायलॉग बोलता था, ऑल इज वेल। वो तो एक ह्यूमर क्रिएट करने के लिए था, लेकिन वो साइकोलॉजी बड़ी फैक्चुअल बात है कि अगर आप अपने दिमाग को बेवकूफ बना देते हो ना कि नहीं यार हालात सही है, तो आप बाकी जगहों पे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो इसकी एक साइकोलॉजिकल एक रेलेवेंस है, इंपॉर्टेंस है। तो पेपर के 15 मिनट में हमने पेपर को रीड जरूर करना है, लेकिन अपने आप को मेंटली और इमोशनली इस तरह से स्ट्रांग रखना है कि अगर आपको 3 सवाल नहीं आते, कोई मसला नहीं है। आपको 6 सवाल आते हैं, आपको मोर देन 50% पेपर आता है, मोर देन 50% मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। बस आपने इमोशनली मेंटली खुद को स्ट्रांग रखना है कि अब मैं उन चीजों पे फोकस करूं जो मुझे आती है, जो चीज नहीं आती उसका देख लेंगे। लाइक मैं पर्सनली बताऊं, मुझे याद है मैंने मॉड्यूल बी में इकोनॉमिक्स का पेपर दिया था। वो पेपर रीड करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे सिर्फ 40 मार्क के सवाल आते, 60 मार्क के सवाल नहीं आते थे। अब मैंने पेपर में कुछ लिखने से पहले ही मैं मेंटली प्रिपेयर हो गया था कि यार ये पेपर तो मेरा गया, मुझे 40 मार्क के सवाल आते, 60 मार्क के तो आते ही नहीं है। मैंने कहा चलो जो 40 मार्क का आता है वो तो लिखूं। मैंने 1 घंटा 1.25 घंटा में 40 मार्क का पेपर अटेम्प्ट किया कंचा। अब बाकी 60 मार्क के सवालों में मैंने क्या करूं, मैंने उनको रीड करना किया। तो मैंने देखा यार हर सवाल में मुझे 1-2 पॉइंट्स आ रहे थे, तो मैंने बाकी 60 मार्क के पेपर में 2-2 3-3 4-4 पॉइंट जो भी मुझे आ रहा था वो मैंने लिखा, और मेरे इकोनॉमिक्स का पेपर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो। तो अगर आपको 9 में से 6 सवाल आते हैं, यानी कि आपको मोर देन 50% पेपर आता है, तो फिर तो आपको इस पेपर में 100% पास होना चाहिए था। बस जरूरी है कि आपने कंपोज रखना है। दूसरा ये कि रीडिंग टाइम को आपको कैसे यूज करना चाहिए कि आपने शुरू के 8-10 मिनट में पेपर को स्किम किया और एक नंबरिंग दे दी कि मुझे किस सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन पेपर की सीक्वेंस में हमें पेपर को अटेम्प्ट करना कोई वाजिब नहीं है, कोई लाजिम नहीं है, हम अपनी मर्जी की सीक्वेंस डिसाइड कर सकते हैं। इवन अगर एक सवाल में 1 से ज्यादा पार्ट है तो उस सवाल के सारे पार्ट को भी एक साथ करना जरूरी नहीं है, आप अलग अलग पार्ट को अलग अलग पेजेस पे कर सकते हो, बस प्रॉपर क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है। तो शुरू के 8-10 मिनट में पेपर को स्किम करके ये नंबरिंग कर लें कि भाई आपने कौन से सवाल को पहले अटेम्प्ट करना है, कौन से सवाल को बाद में अटेम्प्ट करना है। अब सीक्वेंस सेलेक्ट करते हुए ऑब्वियसली आपने जो सबसे अच्छा आता है वो सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे, जो सबसे बुरा आता है वो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करोगे। ये तो सीक्वेंस फॉलो करनी ही है। लेकिन कोशिश ये क्या करें, ये मैं फॉलो करता था कि मैं सीक्वेंस हमेशा ऐसी सेलेक्ट करता था कि जो हैवी मार्क के क्वेश्चन होते हैं ना, 20-25 मार्क के सवाल होते हैं, उनको ना मैं शुरू में सॉल्व करूं ना मैं आखिर में सॉल्व करूं, उनको मैं बीच में सैंडविच बनाऊं। क्योंकि अगर आपने FAR2 के पेपर की अगर मैं बात करूं और शुरू में ही कंसोलिडेशन का सवाल उठा लिया 25 मार्क का 20 मार्क का, तो वो कर तो लोगे आप, लेकिन आप उस 20 मार्क के सवाल में हो सकता है कि पौना घंटा लगा दो। अब जब आपने शुरू में 20 मार्क का सवाल किया और अननेसेसरीली ज्यादा टाइम लगा दिया, बाकी 70-75 मार्क का पेपर आप फंसा दोगे कम टाइम में। और अगर आपने 20-25 मार्क के सवाल को एंड में रखा और एंड में आपके पास 15-20 मिनट होंगे, तो टाइम देखकर ही आपकी ब्लास्ट हो जाएगी कि यार ये मैं 20-25 मार्क करूंगा कैसे। तो कोशिश ये क्या करें कि जो आप सीक्वेंसिंग या प्रायोरिटाइजिंग करें, पहले 2-3 8-10 मार्क के सवाल, फिर 20-25 मार्क के सवाल, फिर रिमेनिंग 8-10 मार्क के सवाल। यानी आपकी सिलेक्शन इस तरह से हो रही हो पेपर में कि पहले मैं 8-10 मार्क के 2-3 पार्ट्स करूं, फिर एक 20-25 मार्क का 20-25 मार्क के सवाल किए, और फिर जो रिमेनिंग पेपर है उसको मैं लास्ट में अटेम्प्ट करूं। हेवी क्वेश्चंस को बीच में सैंडविच बनाया करे। शुरू में हम ज्यादा टाइम लगा देते हैं, एंड में हमारे पास टाइम बचता नहीं है, तो फिर हमारा पेपर पैनिक हो रहा होता है। और मैं समझता हूं कि अब ये अच्छी चीज हो गई है कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए। पहले एग्जाम का पैटर्न 5-6 सवालों पे होता था, 20-20 मार्क के सवाल ज्यादा आ रहे होते थे। हमारे पास अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा और अगर कोई टॉपिक का सवाल हमें नहीं भी आता, तो बाकी सवाल को अटेम्प्ट करके 7 सवाल 8 सवाल अटेम्प्ट करके हम इसको रीजनेबली पास कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि पहले एक दफा इस पेपर को आप लोग स्किम करें और दोबारा से डिसाइड करें कि अगर मैं अब इस पेपर में बैठूं तो मुझे कौन सा सवाल पहले करना चाहिए, कौन सा सवाल बाद में करना चाहिए, कौन सा सवाल लास्ट में करना चाहिए। 10 मिनट हमारे पास इस पेपर को कंप्लीटली रीड करें, स्किम करें और एक नंबरिंग करें कि आपको किस सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए था। फिर मैं आगे बढ़ता हूं।